बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट के हवाले से चैप्टर 1 में जो लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट किए हुए हैं, लेक्चर नंबर 6 मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ये जो हमने लास्ट मास स्पेक्ट्रोमीट्री का लेक्चर 5 भी यही था, उसके 2 हिस्से बना दिए ताकि लेंथ होने की वजह से स्टूडेंट्स को बात समझ आ सके। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके सामने है। हमने लास्ट ये पढ़ा था कि एक सैंपल लेकर एलिमेंट की उसे हम वोलेटिलाइज करते हैं और वोलेटिलाइज करने के बाद हम उसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर रिड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रॉन की उस पर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं। ये पॉजिटिव आइंस में तब्दील हो जाते हैं और पॉजिटिव मेटल आइन जो हैं, पॉजिटिव जो गैसियस आइंस हैं, इनकी मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। उन्हें राइट एंगल हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक प्लेट में से हम उसे गुजारेंगे जो परफोरेटेड होगी और फिर राइट एंगल मैग्नेटिक फील्ड में से हम उसे गुजारेंगे और ये आइंस एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। बेसिकली जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में से आइन गुजरते हैं तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाते हैं और मास की बुनियाद पर जो है इनका ये रेडियस होगा। अच्छा, अब इससे ये होगा कि डिफरेंट रेडियाई के कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे और जो मुख्तलिफ m/e वैल्यू के जो आइंस हैं ये वन आफ्टर द अदर एक दूसरे पर फॉल करेंगे और किस जगह पर, इलेक्ट्रोमीटर पर हमने इन्हें इकट्ठा करना है। इलेक्ट्रोमीटर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमीटर आइन कलेक्टर है, यानी जिस पर ये आइन कलेक्ट होंगे उसे आप इलेक्ट्रोमीटर कहेंगे। अच्छा देखें, जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री इक्वेशन है m/e इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर और 2e से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। H जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, R ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का। अगर इसमें हम E की वैल्यू को बढ़ाएंगे H को फिक्स करते हुए तो रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम क्या करें कि E को फिक्स कर दें और H को हम बढ़ाते जाएं तो देखें आप इस अगर इक्वेशन को नोट करें तो रेडियस और E यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये क्या होगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। H यानी मैग्नेटिक फील्ड और R के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, ये आ जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप, इसके दरमियान आ जाएगा। अब बुनियादी तौर पर हमने इलेक्ट्रोमीटर पर इन पॉजिटिव आइंस को कलेक्ट करना है तो उससे हम अरेंजमेंट इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रोमीटर एक फिक्स्ड अपरेटस होता है, ये मूव नहीं कर सकता, इसीलिए हम आइन के रेडियाई को कम या ज़्यादा करके किसको H यानी मैग्नेटिक फील्ड या E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को क्या करके कि इन्हें एडजस्ट करके हम इसे सेट करते हैं। तो देखें, अगर आप एक नोट करें जो लास्ट वाला था कि सर्कल्स हैं, मास की बुनियाद पर जितना जो है किसी सर्कल में उसकी जो मास है वो ज़्यादा होगी तो उस सर्कल का रेडियस भी उसी के मुताबिक ज़्यादा होगा। अब उस रेडियस को कम करने के लिए E की वैल्यू को अगर आप बढ़ा देंगे और H जो है उसे आप क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसके मुताबिक चले हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रोमीटर एक फिक्स्ड लेवल पर मौजूद होगा, एक तरह के आइंस उस पर फॉल कर रहे होंगे। अगर आप क्या करेंगे, E को बढ़ाते जाएंगे और H को कांस्टेंट रखेंगे तो इससे जो आइंस हैं उनके सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस जो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
यानी जो कम रेडियस वाले हैं उनके भी रेडियस को बढ़ाकर हम इलेक्ट्रोमीटर पर फॉल करा सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमीटर जो है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो उससे हम मालूम कर लेते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस, जितना करंट की मिकदार ज़्यादा होगी साफ ज़ाहिर है उससे जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन है वो भी ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर देखिए इसमें कि ये तमाम आइसोटोप जो इस तरह से हम उन्हें क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उससे करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनली क्या होगा, कार्बन 12 के आइसोटोप लेकर उसे भी इस पूरे प्रोसेस से गुजारेंगे, उससे भी करंट की अमाउंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हर एक आइसोटोप में जो करंट की मिकदार है और कार्बन 12 से उन्हें कंपेयर हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स या रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप विद कार्बन 12 हासिल हो जाएगी। अच्छा, देखें कि इसी प्रोसेस में हमने मालूम किस चीज़ को करना है। बेसिकली आप अगर ये इक्वेशन देखें, m और e इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा करेक्शन इस कर लें, 2 नीचे आ रही है, आर एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e, इस तरह सब एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हमने मास को मालूम करना है। ई चार्ज है आयन के ऊपर, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। एच मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आर रेडियस हो गया, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। सारी वैल्यू उसमें जो आप पुटअप कर देंगे, ये हर एक आइसोटोप की मास इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एग्जैक्ट मासेस आ गई। अब रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए हमने क्या, कार्बन 12 के साथ उसी को रिपीट किया एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हम एम और ई वैल्यूज को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अच्छा देखें, smaller the radius of curvature produced by the magnetic field according to the above equation. In modern spectrograph, each ion strikes a detector. The ionic current is amplified and is fed to the recorder. The recorder makes the graph showing the relative abundance of the isotopes plotted against the mass number. यानी मास स्पेक्ट्रम आप उससे हासिल कर लेंगे। और ये जो है अगर आप देखें तो ग्राफ इस तरह का इससे हमें हासिल होगा। मास और एबंडेंस के दरमियान डिफरेंट पीक्स आ जाएंगी। पीक्स की तादाद जो ये आइसोटोप्स की तादाद को ज़ाहिर करेगी, और जो हाइट ऑफ द पीक है ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसी के साथ ही ये नीचे छोटा सा टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डन बाय मेथड्स based on their properties. Some other methods are gaseous diffusion, thermal diffusion, distillation, ultracentrifuge, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेज़र सेपरेशन। ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये यही चीज़ है, यानी जो हमने स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी किया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये बहरहाल एक कंप्लीट इसका टॉपिक हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर इसे स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।